हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास का जो टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे, जो कि बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, कन्वर्जन के बेस पे, लाइक एनआईटी एनएफिया वगैरह पे था। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं दे रखा है, प्रीवियस लेक्चर पे चाहिए, उसे जरूर कवर कीजिएगा, क्योंकि जब हम वैल्यू एडिड मेथड, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे, उनमें उनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर होगा। तो विदाउट डिले किए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेडिंग से पता चल रहा होगा, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। देखो, इस पे भी थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं बच्चों, ठीक है। आइए समझते हैं कि नॉमिनल जीडीपी होता क्या है, ठीक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है, और आप इसे जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोल सकते हो। हम इसे ना जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, इसे कभी कभी हम ना जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोलते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं एक कंट्री के अंदर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का मतलब हो गया आपके 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो भी गुड्स बनाए जाते हैं, उनके मार्केट प्राइस के बारे में बात की जाती है। मतलब देखो, सिंपल सा है, जो भी क्वांटिटी हमने अपनी करंट ईयर में प्रोड्यूस करी है, जो भी हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है करंट ईयर में, उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा करंट ईयर के ही प्राइस से। जो भी गुड्स हमने बनाए हैं, उसको हम अपने करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें नॉमिनल जीडीपी मिल जाएगा। जब थोड़ा रियल जीडीपी पढ़ेंगे ना, तो कंपैरिजन करना थोड़ा और आसान हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं। क्यू यहाँ पर क्या स्टैंड लेता है? क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान जितने भी गुड्स हमने प्रोड्यूस किए, ये उसको डिनोट कर रहा है। और प्राइस का मतलब क्या है? प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। और जो भी अकाउंटिंग ईयर का करंट ईयर का प्राइस है, वो प्राइस हम ले लेंगे। यानी क्वांटिटी 20 साल की और प्राइस 20 साल का, दोनों ना सेम ईयर के होने चाहिए। मतलब हमारे ये दोनों के दोनों के सेम होने चाहिए। ये सर हमारे दोनों के दोनों सेम ईयर के होने चाहिए। इस साल का ही गुड्स और इस साल का ही प्राइस, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब मिलेगी हमें नॉमिनल जीडीपी। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है? अब नॉमिनल जीडीपी बढ़ती कैसे इकोनॉमी में? देखो, या तो गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाए या प्राइस बढ़ जाए। मैं फिर बता रहा हूँ, या तो गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाए या प्राइस बढ़ जाए। बट मेजोरिटी ऑफ देखा जाता है कि नॉमिनल जीडीपी में प्राइसेस ज्यादा बढ़ते हैं, और ये क्या रहता है? कांस्टेंट। मतलब गुड्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, हाँ प्राइजेस बढ़ते रहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसी चीज को। सपोज करो 2024 चल रहा है, ठीक है। और जो नॉमिनल जीडीपी है, समझना बात को बहुत ध्यान से। नॉमिनल जीडीपी जो है, वो क्वांटिटी इंटू प्राइस करके मैं निकालता हूँ। सपोज करो हमने जो गुड्स बनाए हैं वो 2000 है, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया 20 से। किससे किया? 20 से। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए, इसमें जीडीपी कितना हो जाएगा? सर इसमें जीडीपी हो गया आपका लगभग, मान लीजिए 40,000 रुपए। 40,000, इसमें 40,000 करोड़ लेके चलना, ठीक है ना। कितना हो गया? 40,000 हो गया। अब मैं आपको सेम इसी एग्जांपल को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, सिनेरियो चेंज कर रहा हूँ 2025 का। और ध्यान से समझना बात को। अब देखना नॉमिनल जीडीपी में कितना फर्क आएगा, क्वांटिटी और प्राइस। क्वांटिटी तो मैं वही 2000 ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे क्वांटिटी जो होती है ना, वो फिक्स रहती है। क्वांटिटी चेंज नहीं होने वाली, क्वांटिटी का सेम फंडा रहता है, क्वांटिटी नहीं बदलती। प्राइस में 20 से क्या कर देता हूँ, उसको 30। प्राइस को मैं 20 से कितना कर देता हूँ? 30। तो आपने एक बात नोटिस किया, जो 2024 और 25 में सिर्फ इतना डिफरेंस आया कि जो हमारे प्राइजेस थे वो इंक्रीज कर गए, प्रोडक्शन उतना ही सेम का सेम रहा। प्रोडक्शन सर उतना ही था, प्रोडक्शन में हमने कोई चेंज नहीं देखा, प्राइस बढ़ गए। अब यहाँ पर ये वैल्यू पता है कितनी हो जाएगी बच्चों? अभी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी लमसम 60,000। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 60,000। तो इंक्रीमेंट अगर देखा जाए, 40 जीडीपी पिछले साल थी, इस साल 60,000 हो गई है। तो कितने का इंक्रीमेंट आया सर? 20,000 रुपए का इंक्रीमेंट आया। और क्या ये इंक्रीमेंट प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से आया? नहीं सर, प्राइजेस बढ़ने की वजह से आया। तो ये नॉमिनल जीडीपी होती है। इसमें मेजोरिटी ऑफ, जब भी ये जीडीपी बढ़ती है ना नॉमिनल वाली, तो समझ लो प्राइस बढ़ा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट। तो जो ऐसी इकॉनमी जो इस नॉमिनल जीडीपी को फॉलो करती है, मेजोरिटी ऑफ इन इकॉनमी में देखा जाता है कि यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, क्वांटिटी हमारी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, ठीक है।
चलिए आइए रियल जीडीपी की बात करते हैं। देखो नॉमिनल जीडीपी का मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है कि 1,000 क्वांटिटी थी, मान लीजिए 2024 का था, और हमने 15 रुपए प्राइस था, तो 15,000 रुपए आए, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर एक बदलाव क्या आया कि क्वांटिटी आज भी वही 1,000 है, बस प्राइस जो था ना वो बढ़कर कितना हो गया, 20 हो गया, 15 से 20 हो गया, इसलिए जीडीपी हमारी 20,000 हो गई। तो जीडीपी जहाँ 15 थी वो 20 हो गई। बढ़ने का कारण एक ही था। अगर यहाँ पे कारण पता लगाया जाए कि किस वजह से ऐसा हुआ, तो सिंपल है, प्राइस का बढ़ना। प्राइजेस बढ़ गए पिछले साल के मुकाबले, इसलिए ये नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज कर गई। ठीक है, इंक्रीमेंट कितना हुआ भाई सर, 20 में से 15 हटाओगे तो 5,000 का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और ये इंक्रीमेंट का कारण क्या है, इसका कारण है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है इकोनॉमी में, उनके प्राइजेस बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे है मेजर्स ऑफ वैल्यू। इसमें एक खास बात ये है कि इससे वेलफेयर नहीं बढ़ता कभी भी। सर अब वेलफेयर को कैसे कह सकते हैं, देखो अगर देश में प्राइजेस ही बढ़ने लग गए तो चीजें तो महंगी होती जाएंगी। अब अमीर तक, जो अमीर हैं, जो अमीर लोग हैं वो तो चलो अफोर्ड कर लेंगे, पर ऐसे देश जहाँ की मेजोरिटी ऑफ जनसंख्या ही गरीब है, अधिकतर पॉपुलेशन ही पुअर्टी में जीती है, अगर उन इकोनॉमी में ये प्राइसेस इस तरीके से बढ़ने लग गए, तो आपको लगता है कि ये गरीब आदमी का रह पाना उस देश में कितना संभव हो पाएगा। अरे यार रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे भाई, उसको इतनी महंगाई आ जाएगी। तो ऐसी जीडीपी, इट इज नॉट गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, एज इट डज नॉट अकाउंट फॉर चेंज इन प्राइस लेवल। क्योंकि कीमतों के बदलने से आप कह सकते हो कि, कीमतों के बदलने से मैं मानता हूँ जीडीपी तो बढ़ जाएगी, पर जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रहे हैं इससे सोसाइटी में वेलफेयर नहीं होने वाला, ठीक है ना। हाँ लोगों को परेशानियां और ऊपर से होंगी, ठीक है बच्चों। आगे क्या है, अब मैं बात करता हूँ आपको रियल जीडीपी की। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या करते हैं, जो भी हम गुड्स बनाते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में। कहाँ पर, डोमेस्टिक टेरिटरी में, और वो भी एक साल के अंदर। एक साल के अंदर जो भी हम गुड्स बनाते हैं, एक साल के अंदर जो भी हम गुड्स बनाते हैं, हम उसके लिए जो प्राइस लेते हैं वो बेस ईयर का लेते हैं। कौन सा बेस ईयर, मतलब पिछले साल का, या फिर हो सकता है एक ऐसा ईयर जहां पे कीमत सबसे ज्यादा स्टेबल रही हो। इस ईयर का प्राइस बिल्कुल नहीं लेंगे। तो यहाँ पर एक बात ये आती है कि ये जीडीपी निकालने के जो क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई तो करते हैं, क्वांटिटी तो हमारी इसी साल की होगी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जो ईयर है, बट जो प्राइस होगा वो इस साल का नहीं होगा। प्राइस का थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ बदल जाता है, प्राइस आ जाता है हमारा यहाँ पर बेस ईयर का। प्राइस जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा बेस ईयर, यानी हम बेस ईयर का प्राइस लेके चलते हैं। किस ईयर का प्राइस लेके चलते हैं, बेस ईयर का प्राइस लेके चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब है रियल जीडीपी और जीडीपी एट ए कांस्टेंट प्राइस को अगर थोड़ा सा बारीकी से समझा जाए, तो इसमें यहाँ पर ये है कि जो भी हम गुड सर्विसेज बनाते हैं वो सब इस ईयर का होता है, बट प्राइजेस हम इस ईयर के लाने की बजाय पिछले साल के प्राइजेस ले लेते हैं। तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना बच्चों, देखो इस वाले में क्या था, जो हम प्राइस लेंगे, गुड्स 20 साल का, प्राइस 20 साल का, दोनों सेम ईयर का होता है। और अगर ऐसी जीडीपी बढ़ानी भी हो तो प्राइजेस से बढ़ती है ऐसी जीडीपी। और जस्ट अगले वाले में जो हमने सीखा है, इसमें गुड्स इस साल का, बट प्राइजेस कौन से, बेस ईयर के, आप कह सकते हो पिछले साल के प्राइजेस लेते हैं। ये ऐसे ईयर के प्राइजेस जिसमें सबसे स्टेबल रहा हो प्राइस, ज्यादा ना ज्यादा रहा हो ना प्राइस बहुत कम रहा हो। ठीक है, अब देखो अभी ऐसी जीडीपी बढ़ती कैसे, रियल जीडीपी है, देखो क्वांटिटी तो मान लो इसी साल का होगा, प्राइस आपका पुराना ले लिया जाता है, बट अगर इसको बढ़ाना है ऐसी जीडीपी को, तो ये बढ़ेगा कैसे ऐसी जीडीपी, देखो बहुत सिंपल सा है। ऐसी जीडीपी में सिर्फ क्वांटिटी का प्रोडक्शन बढ़ता है, प्राइस क्या रहते हैं, प्राइस कांस्टेंट रहते हैं। प्राइस हमारे कांस्टेंट रहते हैं, वो प्राइस नहीं बढ़ते, सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझना चाहते हो बच्चों, देखो बहुत सिंपल है, जैसे मान लो 2024 ले लेते हैं और रियल जीडीपी ले लेते हैं, ठीक है। रियल जीडीपी तो क्वांटिटी इंटू प्राइस, मान लीजिए 1,000 क्वांटिटी ले ली और हमने 10 रुपए का प्राइस दे दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000। फिर मैं इसी डेटा को थोड़ा बदल के 2025 में लेके चलता हूँ, ठीक है। 2025 रियल जीडीपी, ठीक है बच्चों, क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस ले लेते हैं, ठीक है। अब बात को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। क्वांटिटी मैं बढ़ाता हूँ, क्वांटिटी को मैंने 1,000 से कर दिया 1,800, ठीक है। और प्राइस जो है ना, प्राइस जो है, प्राइस को मैं एक काम करता हूँ, प्राइस को मैं 10 ही रखता हूँ, देख रहे हो, प्राइस पहले भी 10, प्राइस अभी भी 10,
बस क्वांटिटी पहले 1000 थी और अब कितनी हो गई है सर? 1000 से वो हो गई है हमारी 1800, तो ये हो जाएगा 18,000। ऐसा नहीं है कि जीडीपी में इंक्रीमेंट नहीं आया, 10 से 18,000 हो गई है, बढ़ गई है जीडीपी। या कीमतों की वजह से ऐसा हुआ सर? हमें जहां तक लगता है कीमत तो पहले भी 10 थी, आज भी 10 है। हाँ, प्रोडक्शन जरूर बढ़ गया इकोनॉमी में। जहां 1000 क्वांटिटी बन रही थी, आज वहां 1800 क्वांटिटी बन रही है, 800 क्वांटिटी ज्यादा बन रही है। तो ऐसी जीडीपी आपको लगता है ना बहुत सही चल रही है? हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए फायदे देख लेते हैं थोड़े से। एक एग्जांपल और है, मान लीजिए 1000 क्वांटिटी है 15 रुपए के रेट से, तो 15,000 हो गया। फिर आगे देखना बहुत ध्यान से, मैं प्राइस वही रखूंगा, जो यहाँ का प्राइस होगा सेम प्राइस वो यहाँ का भी होगा, प्राइस नहीं बदलने वाला, प्राइस सेम रहेगा। हाँ, क्वांटिटी जो 1000 थी वो कितनी हो गई सर? वो 2000 हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई। और जीडीपी भी बढ़ गई, जीडीपी भी डबल। जीडीपी के डबल होने का रीजन प्राइस नहीं था, नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्शन 1000 से 2000 हो गया, प्रोडक्शन डबल हो गया। तो देखो हमारी 15,000 रुपए का जीडीपी बढ़ गया। इसमें भाई वेलफेयर होता है। वेलफेयर क्यों होता है? इट इज ए गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के भले के लिए सबसे अच्छा है। एज इट अकाउंट फॉर चेंज इन द प्राइस लेवल, मतलब प्राइस लेवल बदलने की जगह यहाँ पर हम प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे हैं। इस इकोनॉमी में प्राइस बदलने की जगह प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। अब जब आपकी इकोनॉमी में, बात को समझना, अगर आपकी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है वो ज्यादा रहेगा, बात को ध्यान से समझना, अगर गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनेंगे तो लोगों तक ज्यादा पहुंचेंगे। और लोगों तक अगर मेडिसिन, अनाज प्रॉपर मिलेगा तो लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना? लोग अपने हिसाब से मनपसंद चीजें, मनपसंद सर्विसेज यूज कर पाएंगे। तो जिस इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता रहता है, वहां के लोगों का वेलफेयर बढ़ना तय है, क्योंकि लोगों तक सामान सेवाएं उपलब्ध होंगी, जितनी ज्यादा उपलब्ध होंगी लोग उतना उनको यूज करेंगे और उतना ही उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब आइए बात करते हैं कि दोनों जीडीपी में डिफरेंस क्या है। देखो, एक तो करंट प्राइस की हो गई, एक हो गई कांस्टेंट प्राइस की। जो करंट प्राइस की है वो रियल जीडीपी है, ठीक है, सॉरी वो नॉमिनल जीडीपी है। और जो हमारी बेस ईयर प्राइस पे चलती है, कांस्टेंट प्राइस पे चलती है, जिसमें कीमतें नहीं बदलती हैं, वो हमारी रियल जीडीपी हो जाती है। तो करंट प्राइस की जीडीपी और कांस्टेंट प्राइस की जीडीपी में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, इसको इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, प्राइस को बदलना। किसको बदलना? प्राइस को बदलना। और इसको बदलने का एक ही तरीका है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को बढ़ाना। यहाँ पे प्राइस बदलते हैं और वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि वो रियल जीडीपी है। यहाँ पर वेलफेयर नहीं होता, बट यहाँ पर होता है, क्योंकि जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा इकोनॉमी में, तो लोग उसी चीज, ज्यादातर जितना अवेलेबल, जिन इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अच्छा होता है, वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है। और जितना ज्यादा गुड्स सर्विस इकोनॉमी में अवेलेबल होगा, उतना लोगों का भला है, उतना वो उसे यूज कर पाएंगे। और जहां पर प्राइस बढ़ेंगे, वहां लोगों का भला तो पता नहीं, हाँ महंगाई जरूर आ जाएगी। ऐसी इकोनॉमी फिर क्या आ जाएगी सर? आम भाषा में अगर कहें तो महंगाई आ जाएगी, ठीक है, यानी इन्फ्लेशन आ जाएगा। हाँ, इन्फ्लेशन ऊपर से आएगा, चीजें और महंगी होंगी, गरीब आदमी उसे और नहीं खरीद पाएगा। तो बच्चों, एक छोटा सा डिफरेंस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और एक रिकैपिंग में इसको पढ़ लेना। एक तो डिफरेंस लिख देना, डिफरेंस में क्या लिख देना कि यहाँ पर प्राइस जो होता है, प्राइस बदलता है, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बदलता है। यहाँ पर वेलफेयर नहीं होता और यहाँ वेलफेयर होता है। दो डिफरेंस बनाकर लिख देना, हो जाएगा डन है। चलिए बच्चों, हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जैसे हमने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में एक डिफरेंस देख लिया, छोटा सा डिफरेंस था, ठीक है। अब इस डिफरेंस के बाद ना हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। एक ये कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम नॉमिनल को रियल में और रियल को नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्ट करते हैं। बस फर्क ये है कि रियल जीडीपी के जो बढ़ने के कारण होते हैं वो क्वांटिटी होती है, और नॉमिनल के प्राइजेस होते हैं। तो दोनों में सिर्फ एक समझ सकते हो कि किसी में क्वांटिटी का डिफरेंस है और किसी में प्राइस का डिफरेंस चलता है। अगर आपको रियल जीडीपी निकालना है, तो नॉमिनल जीडीपी को ऊपर रख के प्राइस इंडेक्स से नीचे डिवाइड करके 100 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। और नॉमिनल निकालने के लिए प्राइस इंडेक्स अपन में 100 इंटू में रियल जीडीपी किया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको प्राइस इंडेक्स का बता देता हूँ। प्राइस इंडेक्स क्या होता है? ये एक एवरेज चेंज होता है, सेट ऑफ प्राइस फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ टाइम। मतलब एक पूरे समय काल में, चाहे वो 10 साल हो, 5 साल हो, उस टाइम पीरियड में किसी स्पेसिफिक गुड्स की जो क्लास है या सर्विस की जो क्लास है, उसमें होने वाले जो चेंजेस हुए हैं, या 10% बदला। जैसे आपको मैं एक फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ आम भाषा में, कि मान लीजिए हम कोई वेजिटेबल ले लेते हैं, कि मान लीजिए टोमेटो है, और टोमेटो के पीछे 10 सालों में अगर इंक्रीमेंट रेट देखा जाए, तो वो 20% बढ़ गया या 15% बढ़ गया, पिछले 10 सालों में इतनी कीमत बढ़ गई। समझो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि 10% इंक्रीमेंट हुआ या 15% इंक्रीमेंट हुआ, यही हमारा प्राइस इंडेक्स है। मतलब प्राइस इंडेक्स क्या करता है, पिछले
एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एक समय में किसी भी गुड्स की क्लास या सर्विस की क्लास का यहाँ पर मतलब हुआ, जो यहाँ पे क्लास बताई जा रही है, ग्रुप ऑफ क्लास जो है, मतलब किसी पर्टिकुलर गुड्स की पूरी जो कम्युनिटी है। जैसे वेजिटेबल में सिर्फ एक बात करूंगा तो मैं सिर्फ टोमेटो की बात नहीं करूंगा, वेजिटेबल में सारी सब्जियां आ जाएंगी उसमें। पिछले 10 सालों में होने वाले जो बदलाव रहेंगे, वो हम बदलावों को ही क्या करते हैं, मतलब जो 10% या 20% का जो इंक्रीमेंट हुआ होता है, वही हमारा प्राइस इंडेक्स हो जाता है। तो चलिए ठीक है, हमें एक बात समझ में आई, प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में जो भी एवरेज चेंजेस होते हैं ना प्राइजेस के, वो चीज शो करता है। तो सर एक बार थोड़े से ना कन्वर्जन समझा देते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको रियल जीडीपी निकालना है, ठीक, अगर आपको रियल जीडीपी निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, नॉमिनल जीडीपी लिखेंगे। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी लिखेंगे, अपॉन में प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करेंगे, और इनटू 100, क्योंकि आपको पता ही है नॉमिनल जीडीपी बढ़ता ही प्राइस को बढ़ाकर है। अगर हम उसके इन्फ्लेशन रेट को ही खत्म कर देंगे प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करके, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम अगर उसको एक महंगाई से कन्वर्ट करके बेस प्राइस पे ले आएंगे, तो इन्फ्लेशन तो वैसे ही हट जाएगा उसमें से। जैसे इन्फ्लेशन हट जाएगा तो वो रियल जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना आप एक फॉर्मेट के तहत इसको लर्न कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। ठीक है, अगला है नॉमिनल जीडीपी। इसका फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी। और देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसी जीडीपी को कन्वर्ट कर रहे हैं नॉमिनल में जिसमें महंगाई नहीं है। तो अगर आपको उसमें इन्फ्लेशन रेट डालना है, तो आप प्राइस इंडेक्स से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉमिनल में इन्फ्लेशन रेट होता है, तो प्राइस इंडेक्स से, क्योंकि प्राइस इंडेक्स में होने वाले जो चेंजेस होते हैं 10-15 सालों में, वो शो होते हैं। अगर आप उससे डिवाइड कर देंगे तो उसका इन्फ्लेशन रेट खत्म हो जाएगा, और वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर किसी रियल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझो आपने इन्फ्लेशन रेट डाल दिया उसमें, महंगाई का एक रेट डाल दिया, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नॉमिनल में। ठीक है, वो रियल से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नॉमिनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स इंटू में 100। नॉमिनल का फॉर्मूला क्या है, रियल जीडीपी इंटू अपॉन में 100 इंटू में प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए इसके दो एग्जांपल लगाते हैं, फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। कभी कभी एग्जाम में 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें आने चाहिए। बच्चे नेशनल इनकम में क्या करते हैं, एक 3 मेथड पकड़ के बैठ जाएंगे, वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर इनकम मेथड, बस उसी पे दिमाग लगाते रहेंगे। बाकी जो छोटे मोटे जो टॉपिक्स है ना, वो उसको इग्नोर करके चलते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जब एग्जाम में आते हैं या एमसीक्यू वगैरह में आते हैं, फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है बच्चों को, कि यार करा क्या था, आ क्या गया एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आइए इसे कन्वर्ट करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो रियल जीडीपी का हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, रियल जीडीपी बनेगा सर, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स इंटू में 100। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी कितना है इस वक्त, 600, प्राइस इंडेक्स कितना है, 120, और इंटू में क्या हो जाएगा, ये 100, जीरो से जीरो जाएगा, और ये 12 के पहाड़े में 5 बारी पे जाएगा, तो 500 आ गया। यानी कि हमारी जो रियल जीडीपी आई है वो 500 आ गई है। तो कहने का मतलब है, नॉमिनल शो कर रखा था, प्राइस इंडेक्स शो कर रखा था, रियल जीडीपी निकालने को कहा, पहले मैंने फॉर्मूला लगाया रियल जीडीपी का, नॉमिनल अपने प्राइस इंडेक्स इंटू में 100, और देखो आपके सामने किसमें कन्वर्ट कर दिया, जो जीडीपी पहले नॉमिनल में 600 थी, वही कन्वर्ट होकर 500 में आ गई। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इसमें और बातें। पहले इसमें इन्फ्लेशन रेट था, अब वही जब जैसे ही मैंने उसमें इन्फ्लेशन रेट हटाया, महंगाई को हटाया, तो वो किस में आ गई, अपने बेस प्राइस पर आ गई। मतलब मैंने क्या किया, जो करंट ईयर में जितने भी प्राइसेस में बदलाव हुए थे, वो जो शामिल थे उसमें, वो हटा के उसको मैंने क्या कर दिया, नॉमिनल कर दिया, मतलब एक महंगाई वाला रेट खत्म। अब आइए इसी चीज को नॉमिनल में कन्वर्ट करके देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नॉमिनल जीडीपी फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी अपॉन में 100 इंटू में प्राइस इंडेक्स। फॉर्मूला याद रखना बच्चों, रियल जीडीपी कितना है हमारा, सर 400, प्राइस इंडेक्स कितना है, 110, और ये अपन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो गया, ये गया, और ये 440 हो गया। ठीक है, जो रियल जीडीपी पहले 400 थी, अब वो कन्वर्ट हो गई, किसमें हो गई है, नॉमिनल में 440 हो गई। याद रखना, रियल से हमेशा नॉमिनल में जाओगे तो वैल्यू बढ़ता ही है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन रेट ऐड हो जाता है। तो दो एग्जांपल कराए मैंने कन्वर्जन के, दोनों का स्क्रीनशॉट लो, और एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, देखो आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम सब। देखिए हमारा इसमें एक टॉपिक रह गया था, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। देखो, जीडीपी डिफ्लेटर का सिंपल सा मीनिंग मैं बता दूं, आप इसको ना प्राइस इंडेक्स ही बोल सकते हो। सर अभी तो सीखा हमने प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स तो इन्फ्लेशन दिखाता है, सेम जीडीपी डिफ्लेटर भी आपका इन्फ्लेशन दिखाता है, समझना। इट रेफर टू जीडीपी एट कांस्टेंट, जो हमारी कांस्टेंट प्राइस की जीडीपी होती है। सर कांस्टेंट प्राइस की जीडीपी को तो हम रियल जीडीपी बोलते हैं, हाँ बच्चों उसी की बात कर रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एंड जीडीपी एट ए करंट प्राइस, सर इसको तो हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। ये नॉमिनल जीडीपी हो गई हमारी, एक तो हमारी रियल हो गई, एक हमारी नॉमिनल जीडीपी हो गई।
कहने का मतलब है इन दोनों जीडीपी की जो बीच का डिफरेंस है, जो रेशियो है, वही तो इन्फ्लेशन है, वही तो महंगाई है। आइए इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं। देखिए बच्चों, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है? आप नॉमिनल को ऊपर रख दो, रियल जीडीपी नीचे रख दो, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा ड्यूरिंग दिस सेशन महंगाई कितनी हुई है। ठीक है ना? अगर आपको, आप जीडीपी डिफ्लेटर को आप क्या बोल सकते हो बच्चों? हम सर इसे प्राइस इंडेक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हम इसे प्राइस इंडेक्स भी कह सकते हैं। हम इसे प्राइस इंडेक्स कह लें, जीडीपी डिफ्लेटर कह लें, ठीक है, हम इनमें से दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं सारी बातों को। मान लीजिए जो रियल जीडीपी है, जो रियल जीडीपी है सपोज कीजिए वो 600 है, और जो नॉमिनल जीडीपी है वो 660 है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जीडीपी डिफ्लेटर निकालता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता ही है नॉमिनल जीडीपी कहाँ जाएगा? सर नॉमिनल जीडीपी को कायदे से आपको ऊपर रखना होगा, 660। ठीक है। और जो रियल जीडीपी है हमारी वो 600 है, मल्टीप्लाई कर रहा होगा 100 से। बात को बहुत ध्यान से सुनना। नॉमिनल जीडीपी को मैंने ऊपर लिख दिया है, रियल जीडीपी को नीचे लिख दिया है, इनटू में 100 कर दिया है। ठीक है। दो जीरो से दो जीरो गया और ये आ जाएगा 110। 110। अब सर थोड़ा सा समझाओगे कि 110 का मतलब क्या है यहाँ पर? बिल्कुल समझाएंगे बच्चों। देखो, इसमें तो ना एक एक वैल्यू को बेस ले लो, बात को समझना। एक तो बेस ले लो, 100 बेस ले लो। अगर मान लो 110 में 100 बेस है, तो 100 और 110 में डिफरेंस कितना आया? सर वही जो 10 का डिफरेंस आया ना, वही हमारा इन्फ्लेशन है। वो कितना है? 10 रुपए का, 10% का कह सकते हो। अगर 110 वैल्यू आई है और उसमें से हमने बेस लिया 100, एक मान लो अनुमान था, एक लेट करो वैल्यू 100, तो 100 और 110 में गैप कितना आएगा? 10 का आएगा। तो सर बाकी में भी यही लेट करना होगा, यस। तो कितना आया गैप? 10% का गैप आया। ठीक है। कितने के बाद? सर 10% का गैप आया। ठीक है। अब बात को समझना। मान लीजिए कोई चीज रियल जीडीपी 600 था, मान लो कोई जीडीपी हमारी, कोई रियल जीडीपी हमारी जो है वो 600 है। ठीक है। 10% की महंगाई है, तो जरा इसमें 10% का इन्फ्लेशन ऐड करो। सर 10% का इन्फ्लेशन, सर ये तो 60 हो जाएगा। तो और जैसे ही हम महंगाई जोड़ देंगे रियल जीडीपी में बच्चों, तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सर अगर आप रियल जीडीपी पे इन्फ्लेशन रेट जोड़ दोगे तो नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो, मैंने रियल और नॉमिनल से एक रेट निकाला, जिससे मैं प्राइस इंडेक्स कहता हूँ। ये 110 ही प्राइस इंडेक्स है। खैर आगे की जो बातें हैं वो आपके नॉलेज के लिए है, आप 110 पे ध्यान लगाइए। एग्जाम में अगर आएगा रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी दे देगा, फॉर्मूले पे रखना है, बस आपको ये निकालना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। बट थोड़ी सी और को कहानी समझते हैं। अगर मैं एक बेस लूँ 100, तो बीच का इन्फ्लेशन कितना आया? 10% आया। अगर कोई जीडीपी हमारी 600 थी, आपको पता है रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन रेट नहीं होता, तो अगर उसमें 600 में 10% महंगाई ऐड कर दूं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नॉमिनल। और नॉमिनल जीडीपी कितनी आ रही है हमारी? 660। क्या हमारी नॉमिनल जीडीपी 660 थी? हाँ सर, 660 थी। तो क्रॉस वेरीफाई भी हो गया और समझ में भी आ गया। हमने सर रियल से नॉमिनल में, नॉमिनल से रियल में जीडीपी डिफ्लेटर यानी बोले तो प्राइस इंडेक्स निकालना सीख लिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 1-2 मार्क्स के, तो हम डन कर लेंगे और हम बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाएंगे। ये वादा कीजिए मुझसे। ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करते हुए चलने हैं बच्चों। ठीक है। हाँ, समझदार हो यार आप सब। आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ी सी। GDP deflator should not be confused with the consumer price index even when both they indicate change in the price level। मतलब कहने का मतलब है जब भी आप जीडीपी डिफ्लेटर को पढ़ोगे, तो इसके अंदर हम सिर्फ प्राइस लेवल के चेंज को पढ़ेंगे। इस समय के साथ चीजों में कितना बदलाव आया है, चीजें कितनी महंगी हुई है। जैसे वो 110 आया था, उसमें से जो 100 ऐड किया, बाद में इन्फ्लेशन रेट कितना आया? 10%। इसका मतलब है कि 10% इकोनॉमी के अंदर चीजें, गुड्स और सर्विसेज दोनों एक साथ महंगी हो गई हैं। इससे रियल जीडीपी 600 था, और नॉमिनल कितना निकाल लिया था मैंने 10% ऐड करके? 660 निकाल लिया था। ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर इंडिकेट चेंज इन प्राइस इंडेक्स और चेंज इन प्राइस लेवल रिलेटेड टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। कहीं मैं पता है, जो 10% था ना, जो मैंने आपको 110 में, आपको याद कर, आपको दिला देता हूँ। देखो, इसमें मैंने लेट कर लिया था 100। ठीक है। तो जो इन्फ्लेशन रेट आया वो आया 10%। तो इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी में सिर्फ गुड्स ही 10% महंगे हुए हैं, गुड्स और सर्विसेज सब महंगे हो गए हैं। तो यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज दोनों आ जाते हैं। और डोमेस्टिक टेरिटरी, हाँ बात सिर्फ मैं डोमेस्टिक टेरिटरी करूंगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की हमें बात नहीं कर रहा हूँ। देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, जब मैंने बताया ना कि 10% की महंगाई हुई है, तो इसका मतलब है सिर्फ गुड्स नहीं महंगे हुए हैं। जीडीपी डिफ्लेटर किसी एक चीज की बात नहीं करता, वो बताता है कि इकोनॉमी के अंदर हर चीज ही 10% महंगी हो गई है। तो ये समझ लो देश के अंदर सारे गुड्स एंड सर्विसेज का एक एवरेज शो कर देता है।
कि हाँ इतना इन्फ्लेशन आया है, तो यानी जीडीपी डिफ्लेटर से हम देश की सर इन्फ्लेशन जान सकते हैं। यस, हम इसके थ्रू इन्फ्लेशन पता लगा सकते हैं इकोनॉमी के अंदर कि चीजें कितनी महंगी हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। जीडीपी एंड थोड़ा वेलफेयर की बात करते हैं। देखो जो रियल जीडीपी है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है, रियल जीडीपी के अंदर ना प्राइस नहीं बदलता, गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है ना। ये वेलफेयर को दिखाता है। किसको दिखाता है सर? क्यों दिखाता है? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ही बढ़ता है। यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है, और जिस इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का ही प्रोडक्शन बढ़ता हो और उसको बढ़ा के जीडीपी बढ़ती हो, रियल जीडीपी में यही होता है। वहां तो भला होना ही है, समाज का तो भला होगा ही। यहाँ समाज का भला नहीं होगा तो भाई कहाँ पर होगा? समाज का भला यही है, ठीक है। समाज का जो भला होगा वो यही होगा मेरे प्यारे बच्चों, और कहीं नहीं होगा, ठीक है। समाज का भला। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। आपकी इकोनॉमी में कितना गुड्स और सर्विस एक आदमी के लिए अवेलेबल है, ये बहुत मायने रखता है। अगर आपके देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अच्छा है, तो यानी हर एक आदमी के पास गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी और भला होगा समाज का। आगे है, अगर रियल जीडीपी बढ़ता है तो इससे देश के अंदर आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ेगा तो लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का अवेलेबिलिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और देखो, और जितना ज्यादा लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होगा, लोग उतना यूज करेंगे और उतना ही सोसाइटी का वेलफेयर होगा, ठीक है। देखिए, कहते हैं कि हाई ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जितना ज्यादा जीडीपी में ग्रोथ होता है, इस इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ मैं, बाकियों की नहीं। नॉमिनल में तो सिर्फ प्राइस बढ़ते हैं, वहां महंगाई आती है, वहां गरीब और दबता चला जाता है। इस इकोनॉमी में अगर जीडीपी बढ़ी तो मान के चलना गुड्स एंड सर्विसेज का ही प्रोडक्शन बढ़ा है, और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा है तो लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी भी क्या हुई होगी? ज्यादा हुई होगी। ऐसी इकोनॉमी में जहां रियल जीडीपी पे ध्यान देते हैं, जहां पर जीडीपी बढ़ाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं इन द क्या कहते हैं, प्राइस बढ़ाने की जगह, प्लेस पर प्राइस बढ़ाने की जगह गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के थ्रू जीडीपी बढ़ाते हैं, तो वहां पे हर व्यक्ति पर पर्सन पे जो गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, और सोसाइटी में वेलफेयर होता है। तो एक बार जीडीपी एंड वेलफेयर को समझना। देखो, जीडीपी, रियल जीडीपी ही वेलफेयर है। नॉमिनल को तो भाई मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि नॉमिनल में सिर्फ प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है। आइए, कई बार जीडीपी को सोशल वेलफेयर का पार्ट नहीं माना जाता, कि जरूरी नहीं है कि आपकी इकोनॉमी में अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इससे समाज का भला ही हो सके। अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ी सी हमें बातों को समझना होगा। मैं लिमिटेशंस की बात कर रहा हूँ जीडीपी की, ठीक है। जीडीपी की हम लिमिटेशन की बात कर रहे हैं। अभी मैंने रियल जीडीपी के बारे में आपको बताया था कि रियल जीडीपी से वेलफेयर कैसे कनेक्ट है। नॉमिनल से तो नहीं कहूंगा, रियल से बिल्कुल होता है। अब लिमिटेशंस में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला लिखना होगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए, जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सबकी इनकम बढ़े। चलिए आइए एग्जांपल समझते हैं इस बात को। मान लीजिए एक घर में चार भाई हैं, एक घर में चार भाई हैं, ठीक है, या तीन भाई ले लेते हैं। इसकी जो सालाना इनकम है वो 2 लाख है। मतलब महीने की, पर मंथ की, सालाना तो बहुत ज्यादा बोल गया, पर मंथ। ये बेचारा 30,000 रुपये कमाता है, ठीक है। और मान लीजिए कि इसकी थोड़ी ज्यादा कर देते हैं, ये 40,000 कमाता है, या 50 कर देते हैं, ये 50 कमा रहा है, और ये बेचारा 20,000 रुपये कमा रहा है। एक की 2 लाख, एक की 50 और एक की 20, एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, ठीक है। बताइए किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? ठीक है सर, तीन, तीन लोग हैं तो तीन से डिवाइड करेंगे। तो 2 50 और 20, 2 70। और सर 2 70 को अगर तीन से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब मैं ऐसा कहूं कि इस घर की, जो भी ये घर है, इस घर में एवरेज इनकम जो है एक आदमी की, एवरेज इनकम जो है एक आदमी की, वो 90,000 है। तो आपको लगेगा यार, ये जो घर है, जिस घर में ये सब रहते हैं, है ना, जिस घर में ये तीनों बंदे रहते हैं, ये कितना समृद्ध घर होगा। बट इससे दुखड़ा पूछो बेचारे से,
ये थोड़ी परेशान दुनिया, ये परेशान आत्मा है। ठीक है, ये कह रहा है यार, दुनिया समाज बोलता फिर रहा है इस घर की इनकम 90,000 रुपए है। ये कह रहा है यार मेरे को तो ईएमआई के पैसे नहीं है, मैं कहाँ 20,000 रुपए कमा रहा हूँ। ये बेचारा गरीब आदमी ठहरा। तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस में देखें, तो जीडीपी बढ़ाने का तो मतलब इस घर की एवरेज इनकम बढ़ाने का मेन काम तो ये कर रहा है बंदा। अकेले की इनकम बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, हो सकता है अगले साल ये 2 लाख की जगह 4 लाख कमा दे, चीजें और बढ़ जाएंगी। फिर लोगों को लगेगा यार क्या तरक्की कर रहा है घर, क्या एवरेज इनकम बढ़ रही है, 90-90 हजार रुपए घर का मेंबर कमा रहा है। बट उसको पता है ना, मतलब ए बी सी है, ए है, ये बी है, सी है। सी को पता है ना यहाँ पर मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी इनकम तो कम है, बी भी कह रहा है मेरी भी बहुत कम है। कहाँ 90, कहाँ 20 और 50, फर्क आ रहा है, फर्क दे रहा है ये बंदा। समाज को क्या लगता है वो अलग है, रियल सिनेरियो क्या है वो अलग है। सेम देश में जीडीपी के भी साथ भी यही होता है बच्चों। इसका मतलब नहीं है कि जीडीपी आपके देश की बहुत अच्छी है तो समाज तो एकदम ताबड़तोड़ तरक्की कर रहा होगा। कहने का मतलब है देश की जीडीपी बढ़ाने का काम तो कुछ बाहर कंपनियां और कुछ बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, जिनका गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि वो अकेले जीडीपी को कंट्रोल कर ले रहे हैं। और गरीब तबका जो है, जो गरीब लोग हैं, मेजोरिटी ऑफ वही ज्यादा है। और वो तो बेचारे कोई रोल खास प्ले कर नहीं पा रहे हैं देश की जीडीपी ग्रोथ में। तो यानी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको इसमें बताया अभी एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है ना, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू इन चीजों को रिलेट करने की कोशिश की बच्चों। यहाँ पर अकेला कर रहा है ये बंदा, घर की एवरेज इनकम बढ़ा रहा है, बाकी दो तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। सेम जीडीपी के साथ भी यही हो रहा है बच्चों। जीडीपी में क्या है कि जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सारा देश तरक्की कर रहा है, सारा देश कमा रहा है। जीडीपी बढ़ा रहे हैं कुछ गिने चुने लोग, ठीक है, कमा भी वही रहे हैं, पर नाम इसमें देश का आ जा रहा है तो देश में लोग भी आ जा रहे हैं, बट इससे बाकी लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, देखो, अगर लोगों की इनकम देश में सब बराबर कमाए, सब देश की जीडीपी में बराबर योगदान दे, तो समाज का भला है। बट रियलिटी नहीं है, ये ऐसा नहीं हो रहा है आज की डेट में कि सब जीडीपी की ग्रोथ में अपना पार्टिसिपेशन दे, सब बराबर कमाए, देश तरक्की करे। मतलब देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए सिर्फ एक दो आदमी नहीं, पूरा देश लगाओ, ऐसा हो ही नहीं रहा है। वो क्या रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट ए राइज इन सोशल वेलफेयर, इंडिया इज फेसिंग दिस सिचुएशन एट प्रेजेंट। भारत में जीडीपी कुछ लोग बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग ही कमा रहे हैं। बाकी लोग तो क्या है ना, जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं ना, वो अच्छा कमा पा रहे हैं, वो गरीबी में जी रहे हैं। इस वक्त अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे देश में, हर इंसान अच्छा नहीं कमा रहा। कुछ लोग, कुछ गिने चुने चुनिंदा लोग हैं जो देश की जीडीपी बढ़ा ले रहे हैं और वही अच्छा कमा पा रहे हैं। और हर हर साल लगता है कि यार देश क्या तरक्की कर रहा है, कितनी अच्छी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, लोग कितना तगड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बट उन सेलेक्टेड लोगों के नाम पर पूरा देश आ जाता है। पर अगर देखा जाए तो इस देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इतना ज्यादा अनइक्वल है ना, हद से ज्यादा। कुछ ऐसा है जिनके पास पैसे गिनने का समय नहीं है, कुछ ऐसा है कि बेचारे समझ ही नहीं आता कि कहाँ शुरू करें, सुनना नोट पलटना शुरू करते हैं, नोट ही खत्म हो जाते हैं, इतने पैसे नहीं है बेचारों के पास। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जीडीपी की लिमिटेशन ये है कि जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि देश तरक्की ही कर रहा है। जीडीपी बढ़ने का मतलब ये है कि कुछ लोग तरक्की कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अनइक्वल, यहाँ पे लोग हर कोई बराबर नहीं कमा रहा, क्योंकि जिस दिन हर व्यक्ति देश की जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन देगा ना, इसका मतलब वो प्रोडक्शन करेगा, और प्रोडक्शन करेगा यानी वो पैसा कमाएगा। पर जब बंदा कंट्रीब्यूशन ही नहीं दे पा रहा है सही से, ना उसके पास अपॉर्चुनिटी है प्रोडक्शन की, ना गुड्स की, ना सर्विस की, ना काम की, तो ना वो जीडीपी की ग्रोथ में अपना पार्टिसिपेशन देगा, ना वो कमाएगा, ना वो आगे बढ़ पाएगा, सोशल वेलफेयर तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी की मैं बात करता हूँ, ठीक है। देखो, इंक्रीज सोशल वेलफेयर, इनडायरेक्टली कहते हैं कि जीडीपी बढ़ने से सोशल वेलफेयर बढ़ता है। बट अगर देखा जाए जीडीपी की ग्रोथ में, ओनली फोकस ऑन जीडीपी ग्रोथ, नॉट वेलफेयर ओरिएंटेड। हमारे देश की देखो देखो प्रोडक्शन ही बढ़ाना है ना, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है एक फैक्ट्री के अंदर, बात को बहुत ध्यान से समझना, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, अगर आप फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो गुड्स और सर्विसेज दोनों का बढ़ रहा होगा, तो जीडीपी तो बढ़ जाएगा, जीडीपी तो वैसे ही बढ़ जाएगा। पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जरूरी थोड़ी लोगों को जॉब पे रखें। आप लेबर इंटेंसिव तरीका अपनाएं, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव अपना लेते हैं, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, हम लेबर नहीं यूज करेंगे, हम लेबर यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हम लेबर यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम मशीन यूज करेंगे, हम मशीन से काम चलाएंगे, ठीक है। मशीन आएंगी, फैक्ट्री में चलेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी तो वैसे ही बढ़ जाएगी, नहीं दे रहे जॉब लोगों को।
बात को बहुत ध्यान से समझना, हमारी इकोनॉमी में ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एमएनसीज कंट्रोल कर रही हैं। एमएनसीज कंपनियां लेबर इंटेंसिव की जगह पे कैपिटल इंटेंसिव चलती हैं, मशीनों से काम करवाती है। प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, बट क्या रोजगार दे पा रही है वो? कर नहीं। तो कहने का मतलब है, जीडीपी अगर ध्यान से देखा जाएगा, जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मान के चलोगे कि वेलफेयर हो रहा है। ठीक है? क्योंकि अभी का प्रेजेंट का जो प्रोडक्शन और सर्विस बढ़ाने का तरीका है, वो कैपिटल इंटेंसिव चल पड़ा है। ठीक है ना? कैपिटल इंटेंसिव है, ज्यादातर इंडस्ट्रीज मशीनें यूज कर रही हैं प्रोडक्शन के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। तो समाज में भला कहाँ से होगा जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा? तो एम्प्लॉयमेंट तो समझ लो जनरेट ही नहीं होगा इस हिसाब से। ठीक है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट, ठीक है, नहीं होगा। देखो जीडीपी तो उस मेथड से भी बढ़ सकती है। ठीक है? इस चीज की जरूरत मिलेगी, क्या लोगों को जॉब मिलेगा? तो सोसाइटी, जब लोगों को जॉब ही नहीं मिलेगा तो कैसे कह सकते हो कि सोशल वेलफेयर बढ़ेगा? चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। ठीक है? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, हमारी इकोनॉमी में जीडीपी ज्यादातर इग्नोर कर देती है ऐसी एक्टिविटीज में जिसमें मतलब वेलफेयर तो होता है, बट मॉनेटरी वैल्यू जुड़ी नहीं होती है। जैसे आपको मैं समझाता हूँ, जो हमारे घर में गृहिणी काम करती हैं घरों के अंदर, जो लोग वॉलेंट्रिज्म करते हैं, ठीक है ना, जो समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो समाज सुधारक हैं, जो सुधारक है समाज सुधारक है, बार्टर इन काइंड, कोई बार्टर सिस्टम अभी चल रहा है, कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये सब चीजें हैं जो समाज के लिए बहुत जरूरी हैं। इसे जीडीपी इग्नोर करता है, कहता है ये नॉन मॉनेटरी चीजें हैं। इन सबसे घर में महिलाएं कितना काम कर रही हैं कितना नहीं कर रही है उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। कोई समाज सुधार रहा है नहीं सुधार रहा है। ठीक है? बार्टर सिस्टम एग्जिट कर रहा है, बार्टर सिस्टम की वैल्यू ज्यादातर हमारी उसमें नहीं चलती है, पर गाँव में अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है? तो इन सब चीजों को जीडीपी हटाई देता है। एक्सटर्नलिटीज की मैं अगर बात करूं, ठीक है, एक्सटर्नलिटीज रेफर टू गुड्स एंड गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो, विदेशी कंपनियां हमारे देश में हैं, या चलो हमारे देश की कंपनियां हैं। मैंने बताया ना, कुछ चुनिंदा लोग जीडीपी बढ़ा रहे हैं। मान लो वो जीडीपी बढ़ा रही हैं वो सब कंपनियां, और जो वो गंदा पानी, जो भी केमिकल वो होते हैं, वेस्ट होते हैं, वो कहाँ पे डिस्पोज कर रही है? नदियों में कर रही है। पीने का पानी हमारा हुआ खराब। सारा का सारा जो क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कर रही है, नॉइस पॉल्यूशन कर रही है। ठीक है? और उसके बाद आपका साउंड पॉल्यूशन कर रही है वो सब। ठीक है? वाटर बॉडी हमारा खराब कर रही है, वाटर पॉल्यूशन कर रही है वो सब। तो वो हमें दे क्या रही है? अपना काम कर रही है, मशीनों से काम कर रही है, ऊपर से जॉब भी नहीं दे रही। प्रोडक्शन करके एक जीडीपी बढ़ा दे रही है, अपना कमा रही है, समाज को ना तो रोजगार दे रही है, उल्टा दे रही है तो क्या? प्रदूषण। क्या दे रही है? प्रदूषण। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है कि जब कोई चीज आती है तो कई बार उसके फायदे और नुकसान ज्यादा होते हैं। देखो, हम कंपनीज को वेलकम इसलिए करते हैं कि आएंगी, काम करेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है? बहुत सारा डॉलर आएगा देश के अंदर, मैं मानता हूँ ये बिल्कुल सही है। बट जब हम देखते हैं कि कई बार फायदे से ज्यादा नुकसान मिलने लगते हैं, फायदे से ज्यादा बच्चों नुकसान मिलने लगते हैं। अब जैसे मान लो कोई बच्चा है, अब वो कहता है कि सर मेरे को तो मैगी खानी है, मतलब एक छोटा बच्चा डेली घर में डिमांड करता है, माँ हर के देते चल ले 10 रुपए ले जा, 15 रुपए जा मैगी लेकर आ जा। मैं मानता हूँ वो खुश है, वो उसको डेली खाएगा, बट एक समय के बाद उसका जो डाइजेशन होगा वो वीक पड़ जाएगा। हाँ, हमारे देश में भी यही हो रहा है। हमने वेलकम तो किया ऐसी कंपनियों का, पर वो कंपनियां क्या कर रही हैं? वो हमारा पानी, हवा, मिट्टी सब गंदा कर रही हैं, समाज में रोजगार नहीं दे रही हैं। तो फायदे के नाम पर एक जीडीपी बढ़ा दे रही हैं, और नुकसान के नाम पर लोगों को बीमारियां दे रही हैं। तो यही एक्सटर्नलिटीज होते हैं। एक्सटर्नलिटीज का मतलब कभी कभी चीजों के गुड और बैड इम्पैक्ट ज्यादा होते हैं, पर कई बार बैड इम्पैक्ट धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं। भाई गुड इम्पैक्ट में यह है कि डॉलर आएगा। ठीक है? तो यही सब फायदा होता है, बट कई बार नुकसान क्या हो जाते हैं ज्यादा। मैंने एग्जाम्पल भी सेट कर रखा है इसी चीज को। दो टाइप की एक्सटर्नलिटीज होती हैं, एक तो पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव हुई, और एक होती है नेगेटिव। ठीक है? एक आप कह सकते हो नेगेटिव है। पॉजिटिव तो ये है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। और नुकसान ये है, ना तो ये सोसाइटी में सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, ठीक है, और ना ये गंद मचाने का कोई पेनल्टी भरते हैं। ठीक है? ना ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, उतनी, ना तो ये लोगों को उतनी जॉब दे रहे हैं क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव काम कर रहे हैं, मशीनों से प्रोडक्शन चला रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है? रोजगार देना नहीं चाह रहे हैं, तो रोजगार मतलब रोजगार, ठीक है, आप आम भाषा अगर मैं लिखूं तो
नो एम्प्लॉयमेंट, कोई जॉब नहीं, ठीक है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, और उसके बाद उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा पॉल्यूशन ऊपर से दे रहे हैं, पॉल्यूशन ऊपर से दे दे रहे हैं, बीमारियां और फैला रहे हैं हवा में, ठीक है। कहने का मतलब है जीडीपी फेल्स टू अकाउंट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑन द सोशल वेलफेयर। जीडीपी ये नहीं बता सकती, जीडीपी बढ़ तो रही है, पर ये नहीं कह सकती जीडीपी कि हमारे देश में पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ रहे हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ रहे हैं। ये जीडीपी बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, जीडीपी बढ़ा रहे हैं ये सब, ये लगे पड़े हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, चल रही है हमारी इंडस्ट्रियां, जीडीपी बढ़ रही है। पर हमारी जीडीपी कभी ये नहीं बता पाएगी कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट कितने हमारे समाज पे पड़ रहे हैं, कितना वो गंद मचा रहे हैं आकर, कितना बेरोजगारी है, मतलब लोगों को रोजगार नहीं देना चाहते हैं वो सब। तो कहने का मतलब है जीडीपी बढ़ाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ा दो बढ़ जाएगी, ठीक है। पर प्रोडक्शन बढ़ा कौन रहा है? क्या पूरा देश? नहीं, कुछ चुनिंदा लोग, उन चुनिंदा लोगों में बड़े बड़े लोगों की फैक्ट्रियां, ठीक है। क्या इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा है समाज में? नहीं सर, नेगेटिव ज्यादा है इनके। तो बस यही है, जीडीपी की लिमिटेशन है। तो जीडीपी की लिमिटेशंस में हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? हमने पहले पढ़ा सर कि जीडीपी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब ऐसा नहीं है कि जीडीपी के अंदर सबको बराबर इनकम मिल रही है, क्योंकि जीडीपी कुछ चुनिंदा लोग बढ़ा रहे हैं तो वही कमा रहे हैं, बाकी समाज अनइक्वली चल रहा है, मतलब सबको बराबर इनकम नहीं मिल रही है। जीडीपी ग्रोथ सिर्फ ये जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि समाज में भलाई बढ़ेगा, क्योंकि फैक्ट्रियां क्या कर रही हैं, रोजगार देने की जगह पे मशीनों से काम चला रही है, जॉब मिल नहीं रही है, तो सोशल वेलफेयर वैसे ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद नॉन मोनेटरी चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसे जीडीपी कभी अपने अंदर इंक्लूड ही नहीं करती है। कुछ ऐसे भी होता है जीडीपी बढ़ रही है बट ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट समाज में बढ़े, नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर उसके, ठीक है बच्चों। ये तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट क्या है, इन्फ्लेशन एंड प्राइस चेंज की बात करता हूँ। देखो, जब हमारी जीडीपी बढ़ती है, ठीक है, तो या तो इन्फ्लेशन के थ्रू हो, नॉट एन इंक्रीज इन एक्चुअल आउट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बात कर रहा है बच्चों नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी में आपको पता है, क्वांटिटी का तो पता नहीं, क्वांटिटी का तो पता नहीं, हाँ प्राइजेस खूब बढ़ते हैं, प्राइजेस बढ़ा बढ़ा के जीडीपी बढ़ाई जाती है, तो महंगाई आती है, इन्फ्लेशन आता है प्राइस के थ्रू, प्राइस बदल बदल के जीडीपी बढ़ाई जा रही है हर साल, और महंगाई आ रही है, ठीक है। अनकाउंटेड फॉर सोशल फैक्टर, जीडीपी डज नॉट मेजर अदर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग सच एज द हेल्थ। जीडीपी हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर या पर्सनल फ्रीडम को लेकर डिस्कस ही नहीं करती इन चीजों को, वो तो सिर्फ गुड्स एंड प्रोडक्शंस पर ही ध्यान दे रही है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ कि जीडीपी बढ़ने का मतलब कभी भी आप इस चीज से लिंक नहीं लगा सकते हो कि देश में लोगों को रोजगार बढ़ रहा है या लोगों की हेल्थ एजुकेशन और लोगों की फ्रीडम बढ़ रही है, ठीक है ना। ये सब बिल्कुल कनेक्ट मत करना। हाँ मतलब इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, बट आप डायरेक्टली ये मत समझ लेना कि जीडीपी दुगना तिगुना बढ़ रही है तो ऐसा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, हेल्थ बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा। क्योंकि अगर आपके देश में जीडीपी बढ़ाने का काम बाहरी कंपनियों ने उठा रखा है, कुछ चुनिंदा लोगों ने उठा रखा है, तब तक देश सक्सेस नहीं करेगा। जिस दिन भारत के अंदर, हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोग प्रोडक्शन और सर्विसेज की एक्टिविटीज में एंगेज होंगे, जब घर घर के अंदर लोग एंगेज होंगे, जब इस देश की जीडीपी हमारे लोगों के कंधों पे टिकेगी, जब वो बढ़ाएंगे ना, तो सब बराबर कमाएंगे, सब अच्छा पैसा कमाएंगे, हेल्थ भी अच्छा होगा, एजुकेशन भी, फ्रीडम व्रीडम तो खैर है, वो तो हमारी डेमोक्रेसी के अंदर पहले से भर भर के मिला हुआ है सबको, ठीक है ना। तो लास्टली यहीं पर आती है कि जीडीपी बढ़ने से हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि समाज का भला ही होगा, क्योंकि बढ़ाने वाले कुछ चुनिंदा लोग हुए तो फिर समझो सारी चीजें कोलैप्स कर ही जाएंगी। आई होप आपका आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा आपको। हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया, एक छोटी सी रिकैपिंग में समझते हैं क्लास का एंड करने से पहले पहले, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने आज की क्लास में पढ़ा नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी के बारे में पढ़ा। उसके बाद थोड़े से हमने इनके बीच के डिफरेंसेस को देखा, और फिर हमने कुछ कन्वर्जन्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लगाए रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को। फिर जीडीपी डिफलेटर और प्राइस इंडेक्स के बारे में बात किया, ठीक है। फिर हमने थोड़ी एक्सप्लेनेशन वगैरह देखी जीडीपी के बारे में। फिर जीडीपी की लिमिटेशंस पढ़ी, 4 लिमिटेशंस पढ़ी, इसको लर्न करके जाना है, 2 से 3 मार्क्स में कवर हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। और हमने कुछ एक्सटर्नलिटीज के बारे में भी डिस्कस किया कि क्या क्या फैक्टर ऐसे होते हैं, मतलब कह सकते हो कि जीडीपी डायरेक्टली हमारी, ये नहीं है कि जीडीपी बढ़ रही है दैट मीन्स सोशल वेलफेयर बढ़ रहा है समाज में।
बैड इम्पैक्ट्स कुछ ज्यादा ही बढ़ते हैं, कभी कभार ऐसा होता है। तो अभी हमारे देश में तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि बैड इम्पैक्ट्स ही बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। रोजगार मिल नहीं रहा, पॉल्यूशन ऊपर से मिल रहा है हमें, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉब्लम है, आम आम बात है। और जीडीपी बढ़ने का मतलब नहीं हुआ कि हेल्थ, एजुकेशन और पर्सनल फ्रीडम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पर्सनल फ्रीडम आपके देश की डेमोक्रेसी पे टिकता है कि वो कितना अच्छा है। एजुकेशन, हेल्थ ये टिकता है कि आपके देश की सरकार कितनी अलर्ट है इस चीज में लेकर, ठीक है। तो यही सब बातें हैं। तो आज की क्लास का बच्चों हम यहीं पे पूर्ण विराम करते हैं। आज की क्लास में काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर हुए। नेक्स्ट क्लास जो हमारा लेक्चर बनने वाला है वो होगा वैल्यू एडेड मेथड होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एक बेसिक लेक्चर था जिसमें बेसिक बातें हमने कवर करी हैं। लेक्चर तो खैर ये भी बहुत जबरदस्त था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। नेक्स्ट लेक्चर से हम मेथड्स कवर अप करेंगे, एक मेथड पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे और सारे क्वेश्चंस करेंगे। हर मेथड पे 2 लेक्चर में कम से कम रखूंगा, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो वो छूट नहीं पाए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ बच्चों, अगर आपने एक एक मेरा मेथड का लेक्चर अटेंड कर लिया, आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा है। आप पिछले 10 साल के PYQ लगा दोगे आराम से। तो तब तक आप सब मेहनत कीजिए, खूब जम शम के तैयारी कीजिए। एग्जाम्स बहुत नजदीक है बच्चों, ठीक है। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों।